हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसा आप सभी को पता है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, सेकेंड वन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद के ऊपर, और थर्ड जो आपका यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और इन 3 टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम भारतीय संविधान के पार्ट 5 जो कि आपका कार्यपालिका है इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। पार्ट 5 कंप्लीट नहीं होगा, कार्यपालिका वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आपका क्या क्या है। एक तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, और थर्ड वन है आपकी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो भारत का सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 के लास्ट में आता है। तो इन 3 चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे तो पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव का लास्ट पार्ट, और जिस लास्ट पार्ट में हम 3 चीज़ टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट के रूप में, यानी कि प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस इंक्लूडेड हैं। आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ नहीं है तो आप आई बटन पर देखें, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को देखें, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर इसके बाद इस वीडियो करें तो ये और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। देखिए, सबसे पहले हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान के सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अगर आगे एक टॉपिक की बात करूं, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संविधान के भाग 1 जिसमें भारत संघ के बारे में वर्णन है वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। संविधान भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 4 इज डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। और इसके बाद में मैं यहाँ पर एक पार्ट इंक्लूड करना भूल गया, पार्ट 4A जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं यानी मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, वो कर चुके हैं। और पार्ट 5 के ये दोनों टॉपिक कौन कौन से आपके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी हैव कंप्लीटेड दीज टॉपिक्स बिफोर दिस वीडियो। ठीक है, नाउ इट्स टर्न टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को डिवाइड करें तो 2 टाइप्स की कार्यपालिका है आपकी। एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव और सेकेंड वन इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वी हैव कंप्लीटेड दीज टॉपिक्स एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव, इन दिस एग्जीक्यूटिव गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सॉलिसिटर जनरल इंक्लूडेड। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो है भारत का, उसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में मिलता है? आपका आर्टिकल आपका 74। अब हम जो बात करेंगे ना प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये आपका आर्टिकल 74 टू आर्टिकल 78 तक है। यानी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 जो आपके पद हैं, 3 चीजों के बारे में जानकारी मिलती है आपके आर्टिकल 74 टू 78 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें
तो इसमें क्या कहता है आर्टिकल 74 फर्स्ट वन, इसके दो पार्ट्स हैं। केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने हेतु मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया जो होगा ना आपका, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो आपकी तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। नंबर एक आपकी लोकसभा, सेकेंड वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं, इन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब पार्लियामेंट में राज्यसभा जो होती है, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन इनका नहीं होता है। जो आपका लोकसभा है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन भारत की जनता करती है। ठीक है, तो भारत की जनता द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये जब लोग चुनकर आते हैं तो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत जरूरी होता है। यानी कि बहुमत किसे कहते हैं हम? अब ये समझ लीजिए, बहुमत का मतलब है आधे से अधिक सीट होनी चाहिए, चाहे एक अधिक हो या फिर आगे इसकी कितनी भी हो सकती है। जिस पार्टी को ये बहुमत मिल जाएगा वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और वो अपना एक नेता चुनेगी, जो कि कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, अब उसी प्राइम मिनिस्टर की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद किसकी सहायता के लिए काम करती है? आपकी प्रधानमंत्री की। और वो किसे सलाह देती है? राष्ट्रपति को। किसी भी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देगी। जैसे आप देश में आपात लगाना हो तो मंत्री परिषद सलाह देगी किसको? भारत के प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सेकेंड वन क्या है? मंत्री परिषद की जो सलाह होगी इसे गोपनीय रखा जाएगा। अब मंत्री परिषद की चर्चा किस आर्टिकल में है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आर्टिकल कौन सा होगा? 74। ठीक है, अभी हम मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस सलाह को गोपनीय रखा जाएगा। 74 का सेकंड। अब बात करें आगे, तो आगे जो आर्टिकल आता है आपका, देखिए इसे पढ़ लीजिए। पहले क्या था कि मंत्री परिषद जब राष्ट्रपति के पास कोई सलाह भेजेगी तो पहले क्या था कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि राष्ट्रपति कोई भी सलाह होगी उसे मंत्री परिषद को वापस भेजेगा। भेजना ही नहीं था, उसे बाध्य कर दिया गया कि उसे वो सलाह माननी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज हेल्ड इन 1978। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा मंत्री परिषद उसी सलाह को वापस भेजती है तो वो आपको मानना पड़ेगा। सॉरी, ये तो संविधान संशोधन के मामले में, ये यहाँ नहीं है। इन्हें एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। ठीक है, अब बात आती है जो मंत्री परिषद की सलाह है उसे न्यायिक जांच के दायरे में नहीं रख सकते। यानी जो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस सरकार राष्ट्रपति को देगी वो न्याय के जांच के दायरे में नहीं आती, न्यायिक जांच के दायरे में। ठीक है, आपका ये हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे जो बात है आर्टिकल 75 आती है। आर्टिकल 75 में लगभग 6 प्रोविजंस हैं। ये यहाँ पर ये गलत दे दिए यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए जो केंद्र में राष्ट्रपति, ये क्या करा, केंद्र में राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। देखिए मान लीजिए चुनाव होकर आए, किसी दल को बहुमत मिला तो राष्ट्रपति उस बहुमत दल के नेता को बुलाएगा और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यानी उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। और जो वो दल जिसको अपना नेता चुन लेगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये लेकिन अगर लोकसभा में पूर्ण बहुमत किसी भी गठबंधन को नहीं, किसी भी दल को नहीं मिला तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वो किसी भी दल को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो आपको उस दल को बुलाएगा
और यदि वो दल कहता है कि हाँ हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे और हम सरकार बना सकते हैं, तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और सरकार बना दी जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद फिर उसे बहुमत साबित करना पड़ेगा। पहले साबित करना जरूरी नहीं है, उसके बाद साबित कर सकता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? भारत का प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट जो है, अब देखिए भारत का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री को काम करने के लिए क्या चाहिए? मंत्रिपरिषद चाहिए, मंत्रियां चाहिए। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवाएगा? प्रधानमंत्री। और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब इसमें क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उनको किसी भी वक्त उनके पद से हटा सकता है या फिर सरकार को गिरा सकता है। जब तक किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, तब तक राष्ट्रपति उन्हें उस सरकार को गिरा नहीं सकता, यानी इस्तीफा नहीं दिला सकता। तो ये आपका सेकंड जो होगा, आपका सेकंड आर्टिकल कहता है 75 का। अब केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि केंद्र की मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा आपको? लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा की। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे, पर्सनल, तो उसमें आपका वो भारत के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन सी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे, सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब है प्रधानमंत्री व मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। इनकी शपथ कौन दिलवाता है? देखिए आप एक चीज समझिए, जब चुनाव होकर आता है तो संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलवाता है वो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि लोकसभा जो चुनकर आई उसमें एक जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीता होगा, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। कौन? भारत का प्रेसिडेंट। और उस प्रोटेम स्पीकर का कार्य होगा इन सभी सांसदों को, जो भी सदस्य जीत कर आए हैं, इन्हें ओथ दिलाना, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ओथ दिला रहा प्रोटेम स्पीकर, वो थे संसद के सदस्य, यानी लोकसभा के सदस्य बने थे उसकी। लेकिन जब मंत्री बनेंगे, जब मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा? आपका राष्ट्रपति। जब उन्हीं सांसदों में से जो लोग मंत्री बनेंगे उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें राष्ट्रपति दिलवाएगा शपथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करें फिफ्थ की, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने लोकसभा में चुनाव में भाग लिया लेकिन वो चुनाव जीता नहीं, तो उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसे 6 महीने के मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर किसी न किसी सदन की, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, इन दोनों की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ठीक है। चाहे वो उपचुनाव में हासिल करे लोकसभा के या फिर राज्यसभा में किसी भी क्षेत्र से आ जाए। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट कहता है। सिक्स्थ है प्रधानमंत्री व मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख। इसमें आपके इनके वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 75 के 6 में, ठीक है। ये आपको सारे के सारे आर्टिकल्स के प्रोविजंस समझ में आए होंगे 75 के। अब अगर आगे हम बात करें तो आगे जो आपका आर्टिकल 75 है, मैंने आपको बताया था ना, तो वही है यहाँ पर, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। एंड द अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर क्या करेगा? अदर जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका अपॉइंटमेंट वो करेगा भारत का प्रेसिडेंट। Second one is the Prime Minister and the Council of Ministers will hold office till the pleasure whim. Whim of the President. Okay. Third one, the Union Council of Minister. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट की, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो कि मैंने आपको बताया था सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। इन मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाएगा? भारत का राष्ट्रपति।
एनी पर्सन कैन रिमेन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, वो आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते उसे मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी मेंबर उसे बनना पड़ेगा। बाद में आपकी सैलरीज, अलावेंस एंड पेंशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 75(6). ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। और जो कि आपका क्या बताया था मैंने आपको, जो मंत्री परिषद है, इसे मैं मंत्री परिषद में बताऊंगा, ठीक है। इसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड करता हूँ, और इसे मैं बात करूंगा आपकी केंद्रीय मंत्री परिषद, जो आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 76 की। आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 में जो भारत का प्रेसिडेंट है, और इसे भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह के लिए? इंडियन गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए कानूनी मामलों पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में जो जो प्रोविजंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है किसी भी व्यक्ति की अटॉर्नी जनरल बनने की, उसे हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र में मंत्रियों के लिए एक कार्य आवंटन के नियम तैयार करेगा, ठीक है। देखिए, दो चीज़ बनती है यहाँ से, कार्य आवंटन के नियम, ठीक है। वो नियम कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उनके कार्यों का आवंटन कौन करेगा? वो करेगा आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूं, नियम कौन बनाएगा कार्य आवंटन के? वो राष्ट्रपति बनाएगा। और जो कार्यों का आवंटन करेगा, विभागों का आवंटन करेगा, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आर्टिकल अगर हम 78 की बात करें, तो आर्टिकल 78 जो कहता है, वो कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख इस आर्टिकल में देखने को मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री कर्तव्य, और कर्तव्य क्या होंगे? वो ये होंगे, राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासन के संबंधित में कोई भी सूचना यदि प्रधानमंत्री से मांगे तो उसका कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को उचित सूचना उपलब्ध कराए, ठीक है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिस विषय पर सूचना प्रेसिडेंट मांगेंगे, उसी विषय पर उन्हें जो बिल्कुल उचित सूचना है वही उपलब्ध कराई जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज द आर्टिकल 78 स्टेटेड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या क्या कार्य हैं उसके, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, केंद्र में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। जब मंत्रियों की नियुक्ति करेगी, मंत्री कौन होते हैं? देखिए, मंत्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मंत्रियों की नियुक्तियों की सिफारिश कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। केंद्र में मंत्रियों से त्यागपत्र लेने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको कोई विभाग आवंटित है, ठीक है, कोई भी अब उसको विभाग दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि ये विभाग अच्छे से चला नहीं रहा, तो उसके इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री सीधा ना करके राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, इससे इस्तीफा मांगा जाए, ठीक है। मंत्रियों को विभागों का आवंटन, मैंने बताया था ना अभी, मंत्रियों को विभागों का आवंटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और इन विभागों के कार्यों के नियम कौन बनाएगा? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता, जितनी मंत्री परिषद की बैठक होंगी या फिर कैबिनेट मंत्री स्तर की बैठक होंगी, सबकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सारी सारी बैठक होगी। अगर आगे की अगर हम बात करें तो आगे आता है, केंद्र में राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। केंद्र में संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संसदीय सचिवों के बारे में भी हम जानने वाले हैं आगे। राष्ट्रपति को संसद के सत्रों को आहूत करने यानी शुरू करने, संसद के 3 सत्र होते हैं। आपका एक सत्र होता है बजट सत्र, एक आपका मानसून सत्र, मानसून, एंड थर्ड वन इज शीतकालीन सत्र। एक आपका बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। इन सेशन को शुरुआत करने
और इन सेशन को समाप्त करने की जो सलाह देगा, सिफारिश देगा, वो कौन देगा? प्रेसिडेंट को, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो है उसमें बात होती है नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वो आपका प्रधानमंत्री होगा। आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। एंड लोगों के कल्याण हेतु जितनी भी नीतियों का निर्माण करेगा वो कौन? प्राइम मिनिस्टर के नाम से होंगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ कार्य थे। अब बात आती है कि जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन किसी सदन का सदस्य उसे होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर क्या होना है? क्या होना है? 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके अनुसार प्रधानमंत्री 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे अपने पद पर रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले 6 महीने से बाद, 6 महीने तक। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत किसी भी सदन की। अब किसी भी सदन से मतलब है लोकसभा की भी सदस्यता ले सकता है या फिर राज्यसभा की भी सदस्यता ले सकता है। तो ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता लेते हुए प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया? आपकी इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, एंड मनमोहन सिंह 2004 एंड 2009। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इससे आगे हट गया हूँ। ठीक, अब बात करते हैं शपथ। शपथ कौन दिलवाएगा प्रधानमंत्री को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की, भारत की अखंडता एवं संप्रभुता की, यानी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की, वो दिलवाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संविधान में फेथ और एलिगेंस रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पदावधि, मैंने आपको बताया था पदावधि इसकी प्रेसिडेंट की प्रसाद पर्यंत, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन कर रहा है कि सरकार गिरा देनी है तो इस सरकार को हटा दो, ऐसा नहीं है। जब तक बहुमत दल, जो आपका दल है ना जिससे बहुमत प्राप्त है, जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वो वहाँ पर सरकार बनी रहेगी, और मेनली 5 वर्ष तक रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ऐसे भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई 1977 बने, 1979 में चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी, ये किसी न किसी स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब आगे चलते हैं, बात आती है अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस मंत्री परिषद में सबसे ऊपर जो मंत्री आते हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं हम, यूनियन मिनिस्टर्स की। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एंड थर्ड वन इज उप मंत्री। इसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इन्हें बोलते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। अब जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो राज्य मंत्री हैं, इनमें भी फर्दर हम 2 डिविजन्स देखते हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर ये गलत है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। अभी हम समझने वाले हैं इनके बारे में क्या चीजें हैं। ठीक है, ये हैं आपके राज्य मंत्री। ठीक है, 2 प्रकार के आपके मंत्री होते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। अब देखिए, अब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो हम बात करने वाले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग हो गया। ठीक है, ये जितने मंत्रालय होते हैं, विदेश मंत्रालय होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके मंत्रालय हैं, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। जो कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उन्हें किसे दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। अब मैं क्लियर करता हूं यहां से। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिए जाते हैं कम महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को। अब 2 आते हैं, एक तो यहाँ पर राज्य मंत्री है खाली,
एक आते हैं राज्य मंत्री और एक आते हैं उपमंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। और जो उपमंत्री होते हैं वो दोनों, या तो राज्य मंत्री या फिर आपके कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए होते हैं, ठीक है। इनके पास अपने कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होते हैं, राज्य मंत्री और उपमंत्री के पास। इनके पास अपने विभाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री के पास भी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास भी, ठीक है। हम इसे स्वतंत्र प्रभार कर लेते हैं, अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। उपमंत्री जो होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनके सहायता के लिए होते हैं। कौन से? आपके उपमंत्री। अब जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती हैं उनमें इनको भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर बुलाया जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन मीटिंग्स में आपका क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट करता है। केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन्हें इन मीटिंग्स में आने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर आगे मैं कैबिनेट मंत्री यहाँ पर है आगे, देखिए कैबिनेट मंत्री क्या है? अपने विभाग के प्रमुख। ये मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस वाला, विदेश और अन्य मंत्रालय जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बात आती है राज्य मंत्री। जो मैंने आपको बताया था ना, राज्य मंत्री 2 टाइप्स के होते हैं आपके। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताया था ये जो राज्य मंत्री हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद के लिए होते हैं, और आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास अपना विभाग होगा, इनके पास कोई अपना विभाग नहीं होगा। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद के लिए हैं। और उपमंत्री जो होंगे ना, उपमंत्री आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, इनकी मदद के लिए होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की, ठीक है। तो आपको इनका डिवीजन समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का आकार क्या हो सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का जो आकार हो सकता है ना, वो लोकसभा के मैक्सिमम 15% हो सकता है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 82 है। इन सभी मेंबर्स को मिलाकर कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए जो यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो गए, इन सबको मिलाकर मैक्सिमम फिलहाल करंट में 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। राज्य मंत्री मैंने बता दिया आपके, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं। ऐसे एक मंत्री जिन्हें विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, यानी वो खुद के विभाग के मालिक होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दूसरे मंत्री किसी विभाग से या मंत्रालय से संबंधित नहीं होते हैं, वो राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। देखिए सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें बुलाया जाए तो वो भाग ले सकते हैं। अब ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं। उपमंत्री मैंने आपको बता दिया ये कैबिनेट मिनिस्टर, और सेकंड वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की मदद के लिए होते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात आती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होती है? ये एक कैबिनेट होता है जिसमें मंत्री परिषद से कोई भी सदस्य नहीं होता। इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके खास आदमी होते हैं, जैसे मान लीजिए रिश्तेदार हो गए, कोई सगे संबंधी हो गए, जो मामलों राजनीतिक मामलों पर सलाह देते हैं, वो इस किचन कैबिनेट में होते हैं। मंत्री परिषद से उनमें कोई सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो किचन कैबिनेट आप सभी समझते होंगे, ये इस तरह से हो सकती है। 15 से 20 महत्वपूर्ण लोग होते हैं। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होती है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, जो प्रधानमंत्री जिन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं वो लोग हो सकते हैं। मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं किचन कैबिनेट में, ठीक है। ये हो गया आपकी किचन कैबिनेट। अब देखिए मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो मेंबर्स थे, सॉरी मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स को मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो यहाँ पर है, ओके। एक मैंने आपको
जो 70वें संविधान संशोधन की बात हुई थी ना, कि जिसके तहत अधिकतम मेंबर्स कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में, देखिए ये वाली, ठीक है। अब मैंने आपको मंत्री परिषद के बारे में बता दिया, तो मंत्री परिषद के जो सदस्य बताए थे ना मैंने, जो आपके मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स हो सकते हैं या फिर 82 मेंबर्स हो सकते हैं, ये प्रावधान कब किया गया था? 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं, और इसमें न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिनिमम 10 मेंबर्स भी होने चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मैक्सिमम का है 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और आपके या फिर 82, ठीक है, जो कि 82 के बराबर ही है, इससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ पर हम थे फिलहाल, ये अब बात आती है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? देखिए, मंत्री परिषद में सारे सदस्य होते हैं, जैसे मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड वन आपके डिप्यूटी मिनिस्टर, ये तीनों आते हैं आपके मंत्री परिषद में। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल, ठीक है। ये एक बड़ा निकाय है, मैंने बता दिया आपको, 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये लघु निकाय होता है, यहाँ पर 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसका संविधान में वर्णन है, आर्टिकल 74 एवं 75 मैंने बताया था, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, तो ये सारे, लेकिन मूल संविधान में मंत्रिमंडल से रिलेटेड कोई भी चीज शब्द नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया, और इसका केवल एक जगह उल्लेख है मंत्रिमंडल का, वो है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात में, जो ये शब्द एक बार यूज किया गया है मंत्रिमंडल, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करते हैं, ठीक है। जो बैठक करते हैं ना ज़्यादातर, वो सप्ताह भर में एक बार बैठक जो होती है, वो होती इनकी, जो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिमंडल वाले सदस्य, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है उसकी जवाबदेही तय करते हैं। कौन से? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल। अब बात आती है मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। मेंबर्स कितने हो सकते हैं भाई, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कितने हो सकते हैं टोटल मेंबर्स आपके? 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या फिर 82, वो भी 15% ही है। ये आपका 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। और ये सारे के सारे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी व्यक्तिगत रूप से? वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे बात आती है आर्टिकल 74 से 75 मैंने बता दिया आपको। अब बात आती है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि भारत का महान्यायवादी जो है, इसका जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल 76 में, जो अभी हम शुरू में पढ़ रहे थे, आर्टिकल 76 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। स्थिति क्या है इसकी? ये स्थिति है कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और इसकी जो योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। ये एक तरीके से भारत सरकार का क्या होता है? वकील, ठीक है। भारत सरकार का वकील कौन होगा? महान्यायवादी, ठीक। ये हो गए। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार को विधि मामलों में ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों, ठीक है। उन विषयों पर सलाह देगा। पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है। बात आती है अब भारत के महान्यायवादी के अधिकार या फिर पावर्स, शक्तियां क्या हैं। भारत की किसी भी अदालत में सुने जाने का अधिकार किसे है? भारत के महान्यायवादी को। संसद के दोनों सदनों में एवं समितियों में जा सकता है कौन? भारत का महान्यायवादी, लेकिन वहाँ का सदस्य नहीं होता और वहाँ पर वोट नहीं कर सकता। लेकिन संसद के सदनों में जा सकता है, उनकी बैठकों में जा सकता है, समितियों में जा सकता है, लेकिन मतदान का अधिकारी नहीं है, ठीक है। सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार महान्यायवादी को मिलते हैं। जो सांसदों को अधिकार मिलते हैं ना, विशेष अधिकार सारे के सारे, वो किसे मिलते हैं? भारत के महान्यायवादी को, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जबकि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है।
अब है भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति किस तरह से हो सकती है। या तो इसे भारत का प्रेसिडेंट हटा दे, या फिर ये प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन दे दे, या फिर सरकार द्वारा त्यागपत्र देने पर, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट क्या करती है, रेजिग्नेशन दे देती है। रेजिग्नेशन देने के बाद सरकार गिर जाती है, और जैसे ही सरकार गिरेगी तो ये महान्यायवादी भी अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से भारत के महान्यायवादी को हटाया जा सकता है उसके पद से। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमारी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी, और आपने अगर यहाँ तक देखी है तो इन टॉपिक्स को किसी अच्छी बुक से पढ़ें। यहाँ तो मैंने एक तरीके से आपको गाइड करने का काम कर दिया है। आपको अब जो कोई बुक होगी उससे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और आपसे मिलते हैं, अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी संसद के बारे यानी पार्लियामेंट के बारे में। ये भारत के संविधान के पार्ट 5 से ही रिलेटेड है, और हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में पार्लियामेंट, भारत की संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।